बारे में अवेयरनेस भी काफी बढ़ी है। सो CWSN है क्या, क्यों कहा जाता है इन बच्चों को CWSN, व्हाई दिस कैटेगरी हैज बीन डिफाइंड एज CWSN। सो जब आज प्लीज ओके, डेवलपमेंटल डिलेज माने माइलस्टोन देर से अचीव होना, एम आई राइट? एंड आफ्टर दैट इट बिगिंस विद दैट। ठीक है, फाइन। पहला इन्होंने एक रीजन दिया कि जिसमें बच्चे के माइलस्टोन्स जो है जरा धीरे या लेट अचीव होते हैं। माइलस्टोन्स का मतलब जिस एज में बोलना चाहिए था, जिस एज में चलना चाहिए था, जिस एज में खड़े होना चाहिए था, जिस एज में पढ़ना चाहिए था, जिस एज में जो भी आपकी एक्टिविटी एज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो उससे डिले हो। जल्दी होना नहीं पर डिले होना। सो डिलेड डेवलपमेंट रिलेटेड टू मेंटल एज, ओके, मेंटल एज ऑल्सो। सो अभी CWSN को एक आम भाषा में समझने के लिए, लेट्स नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ इट, आम भाषा में 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहला, इन बच्चों को बहुत ही एक्सटेंडेड सपोर्ट की जरूरत होती है, विच इज मच मोर देन ऑन एवरेज केस। सेकेंड, एक्सेप्शनल केयर की जरूरत होती है। तीसरा, इनकी यूनिक नीड्स होती है। कैसे? अगर हम एवरेज लॉट की बात करें, जो एवरेज लॉट रहता है, वो एवरेज लॉट में आप लोग कह पाते अरे बच्चे इस एज में ये कर लेते हैं, ये हो जाता है, इसे सीखने में इतना वक्त लगता ही है। कोई 10 दिन फालतू लेता है, कोई 10 दिन कम लेता है, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एक बार में सीख जाता है, किसी को 3-4 प्रैक्टिस के बाद समझ में आता है, पर ग्रेजुअली हर बच्चा सीख जाता है। अब जब मैं CWSN की बात करती हूँ तो मैंने कहा यूनिक पैटर्न है, यूनिक नीड है, यूनिक लर्निंग स्टाइल होगा, यूनिक अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई 2 स्पेशल एड के बच्चे एक पेस पे नहीं सीखते, कोई स्टैंडर्ड टाइम लेंथ नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई स्टैंडर्ड वे आउट नहीं होता उस बच्चे को वहां से निकाल के दूसरे बॉक्स में फिट करने का। वाई? कॉम्बिनेशन किसी भी डिसेबिलिटी का वेरी करता है। अगर आपकी क्लास में आपने 2 सैंपल में मुझे बिहेव करते हुए देखा, एम आई राइट? अब जरा पहली वाली ऑब्जर्वेशन खोलिए जो आपने पहले लिखी थी, अब उसमें एक एडिशन बनाइए। मैं 3rd डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ पर ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ठीक है? जब आप पढ़ा भी रहे हैं तो भी चल रहा है, जब आप नहीं पढ़ा रहे हैं तब भी चल रहा है, जब आप खेल रहे हैं तब भी चल रहा है, और लंच खाते के बीच में भी यही चल रहा है। यही बच्चा सेम डिसेबिलिटी के साथ अगर ये डिसेबिलिटी में किसी और में ट्रांसफर कर दूं तो ये फिंगर फ्लैपिंग या बॉडी प्ले किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सो इट इज नॉट सेम फॉर बोथ। एक बच्चा अपनी फिंगर से खेलता है, बॉडी प्ले में है, दूसरा बच्चा फिंगर फ्लैपिंग करता है, तीसरा बच्चा हेड बैंगिंग करता है, और तीनों एक ही डिसेबिलिटी है। क्या इनकी स्ट्रेटेजी सेम हो सकती है? क्या इनका लर्निंग पैटर्न सेम होगा? नहीं। जो बच्चा हाथ में खोया हुआ है वो किताब की तरफ देखेगा नहीं, राइट? जो बच्चा फिंगर फ्लैपिंग कर रहा है वो देख सकता है, वो ये करते करते देख पाता है, पर ये करते करते भी देख पाता है, पर ये करते करते देख नहीं पाता। तो यहाँ पे आपका विजुअल लर्नर कभी बनेगा नहीं। यहाँ पे मुझे काइनेस्थेटिक पे शिफ्ट करना पड़ेगा, माने उसको चीजें करा के दिखाना पड़ेगा, तब वो सीखेगा। सो पूरे तरीके से यूनिक नीड होती है। फिंगर फ्लैपिंग करने वाला बच्चा और फिंगर प्ले करने वाला बच्चा किस स्ट्रैटेजी पे जाके सेट होगा उसकी बाकी की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। हो सकता है ऑडिटरी लर्नर बना पाऊं, हो सकता है विजुअल लर्नर बना पाऊं, हो सकता है काइनेस्थेटिक बना पाऊं, डिपेंडिंग अपॉन रेस्ट अदर characteristics of the disability. Now open the checklist what I sent you, the whole school must have sent you. आप सभी को उसकी फोटोकॉपी लेकर आनी है।
चेकलिस्ट। उसमें आप कैटेगरी नंबर आ जाइए 12। चेकलिस्ट खोल ले, कैटेगरी नंबर 12 आपके लिए दे देती हूँ। कैटेगरी नंबर 12 10 पैरामीटर है। अब ध्यान से सुनना है। ये वाला डिक्टेशन वाला बच्चा याद है? ऑब्जर्वेशन नंबर 2 किया था। एक बच्चा सोच लो अपने पास्ट एक्सपीरियंस थी, मैं 20 से यूज कर रही हूँ। कल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है ये चेकलिस्ट प्रशस्त के नाम से, ठीक है ना? ये मैम 2 साल पुरानी है स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के नाम से, बट प्रशस्त के नाम से कल लॉन्च हुई। पहले ये एनसीईआरटी की बुक आती थी, अभी प्रशस्त नाम दे दिया गया। ये फॉर्मल टूल की तरह सेलेक्ट हुआ। नो इट्स नॉट एग्जैक्टली, प्रशस्त इज आल्सो अ बुक। ये बुक है, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में ऑलरेडी भेज दूंगी, आप लोगों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये कल फिलहाल इसका फुल फ्लेज पब्लिक स्कूल्स को एक्सेस दे दिया गया है। इसके अंदर आप लोगों को ये चेकलिस्ट दी गई है। आपको अपनी क्लास में से जब आप पूरी क्लास को ऑब्जर्व करते हैं तो जाहिर है 2, 4, 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ आपको लगता होगा कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। ये फॉर्म एक इंडिविजुअल बच्चे का है और ऐसे वो 4-5 फॉर्म भरने होंगे बाय रीडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द चेकलिस्ट, ठीक है? ये अभी मैंने आपको सिर्फ 12th सेक्शन इसलिए कराया क्योंकि उसी पोर्शन का डेमोन्स्ट्रेशन था। जब आप भी चेकलिस्ट भरोगे ना तो बहुत सारी खाली होगी, किसी ही पैरामीटर में जाकर के या एक से ज्यादा पैरामीटर में जाकर भी फॉल करेगा बच्चा। मतलब सिर्फ 12 नंबर नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम्स उसकी 7 नंबर में से भी हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है 12 नंबर के बाद 16 नंबर में से भी हो। ये आधी अधूरी ही भरी जाएगी, ये पूरी नहीं भरेगी और हो सकता है कंप्राइजली एक ही पैरामीटर के अंदर ही सारा कुछ फॉल कर रहा हो। इसके बाद इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो स्पेशल एजुकेटर्स के पास होता है, जो प्रशस्त के अंदर दिया हुआ है। स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में भी था जो 2 साल पहले आई थी, इसमें भी दिया हुआ। जब आप इसे फिल कर लेंगे उन 5 बच्चों के फॉर्म को आपको अपने स्कूल के काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर को हैंडओवर करना है, ठीक है जी? इसमें बच्चे की पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिखी हुई होंगी। उन बेसिस पे वो स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर जो आपके स्कूल में है वो इस बच्चे को दोबारा असेस करेंगे। उसका एक्सटेंडेड वर्जन कि उन्हें जिस कैटेगरी में फॉल करता हुआ बच्चा लगेगा उस पैरामीटर पे वो उसको जज करेंगे। अगर ये बच्चे का दोनों मतलब दोनों जगह से स्क्रीनिंग हो जाता है तो ये बच्चा पहली बार, ये एक स्ट्रगलिंग केस है, सस्पेक्टेड काउंट कर सकते हैं CWSN के लिए, पर दिस इज नॉट द डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 12 नंबर में मुझे रेट किया, मेरे 8 पैरामीटर मैच हो गए। इसके बाद मुझे स्पेशल एजुकेटर ने रेट किया, उसके 15 में से 13 मैच हो गए। But this does not mean that I am a dyslexic child. ठीक है? It means I might have more possibility to develop dyslexia. So now I require formal diagnosis of it. तो यहाँ पर आप अपने स्कूल के स्पेशल एजुकेटर के साथ बैठ करके ये फॉर्मली जब वो कह देते हैं कि हाँ मेरे पैरामीटर में भी फॉल कर रहा है, आपके पैरामीटर में भी फॉल कर रहा है, इसी बुक के अंदर इसी बुक के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है एक्सटेंडेड वर्जन पार्ट 2। पार्ट 2 एक्सटेंडेड वर्जन है जो काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर भरते हैं, ठीक है जी? और इसके पीछे एक दिया हुआ है कॉन्सेंट फॉर्म के नाम से, पेरेंट कॉन्सेंट फॉर्म। ये रहा, इन दोनों का प्रिंट आउट लेकर आप पेरेंट को बुलाकर उनसे ये कॉन्सेंट फॉर्म साइन कराएंगे कि आपके बच्चे ने स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में सस्पेक्टेड होने की संभावना को पार कर लिया है। अब आप इस बच्चे का फॉर्मल डायग्नोसिस करा सकते हैं। जब तक ये 2 पैरामीटर्स पूरे नहीं होते, अपने मन से ये मंशा निकाल दीजिए कि ये बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी में फॉल करता है, ठीक है?
आपकी आसानी के लिए। आज तक क्या होता था, टीचर्स ऑब्जर्वेशन वर्बली शेयर करती थी स्पेशल एडिक्टेड। मुझे ना इस बच्चे में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, सुनो ये ना क्लास में अच्छे से पढ़ती नहीं है, इसे रीडिंग करना नहीं आता, ये इंग्लिश में तो शी इज नॉट डूइंग वेल, दिस चाइल्ड हैज सिवियर प्रॉब्लम विद मैथ्स, आई डोंट नो व्हाई। मिल गया सर, हो गया डिस्प्ले चालू? अच्छा, सो बेसिकली एक सैंपल दिखाना चाह रही हूं मैं, कि मेरे वाला डिस्प्ले नहीं हुआ है अभी, राइट? ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलती हूँ, जरा आप लिखिए। मैथ्स के क्वेश्चन है, लिखिए। 61 प्लस 42, 61 प्लस 42, आंसर लिखिए इसका। नहीं, मैं बता रही हूँ, आपको सिर्फ लिखना है। मेरे को चौक दे दे, पीपीटी आएगी नहीं सर, वो फिर कोई बात नहीं। 61 प्लस 42 क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिखिए इसका। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 61 प्लस 42, तीसरा क्वेश्चन लिखिए 61 प्लस 42, चौथा क्वेश्चन लिखिए 61 प्लस 42, पांचवा क्वेश्चन लिखिए 61 प्लस 42, अब मुझे हर क्वेश्चन का लॉजिक समझाइए, इस हर क्वेश्चन का लॉजिक। चलिए हम एक एक करके शुरू करें। सबसे नीचे में आ जाओ, Ma'am, 21 is he has done minus 61 minus 49. They have done. ये diagonal है, diagonal इधर भी diagonal है। अच्छा मैंने क्या 58 लिखा, सॉरी। Yes, ma'am, diagonal. मैम जीरो का कुछ नहीं आता, जीरो एवरी आंसर इज जीरो मैम। कोई डिसेबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस नहीं आता। ये क्या है? ये है डिफरेंट आई थिंक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उसका एक फॉर्म 5 में से डिसकैलकुलिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स अफेक्ट होता है। कैसे? प्रोसीजर नहीं आता होगा, सिंबल की नॉलेज नहीं होगी, प्रोसेस करना नहीं आता कि कौन से नंबर को कहां रखना है दिमाग में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम लोग माइनस का क्वेश्चन ले लेते हैं 75 माइनस 32, कैसे करते हैं हम इसका प्रोसेस? 5 माइनस 2 कैसे करते हैं? कैसे? कुछ खुद बोल के बताएंगे, व्हाट इंस्ट्रक्शंस यू गिव इट टू यू नो चिल्ड्रन? Greatest number is 9. ग्रेटेस्ट नंबर इज 9, स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 And count is the greatest. So I start with 3, 4 and 5, right? Forward counting method बोलते हैं। So my answer है 3। मेरा आंसर क्या होगा पता है आपको? अगर मुझे डिसकैलकुलिया 2 वहां से 5, हाँ राइट करोगे, आगे 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 और आगे और आगे और आगे आगे, ये बस ये रहे सारे लॉजिक्स। मैम आपका जीरो 5 है. इसका मेरा आंसर क्या होगा मैं बताऊं? जो मेरा मन है इसका आंसर एडिशन भी हो सकता है। मे बी आई राइट 7 and 10 here. So my answer could be 107 also because I don't look at the symbol. This does not exist for me. This does not mean anything. Whatever the last operation I have in my mind, I do it. It can be a case of negligence also. But if it happens once in 10 questions, that's a case of negligence. But if it happens, more than 2 times in 10 questions, then it needs my attention. क्योंकि ये डेवलप हो सकता है,
जा सकता है, इसीलिए मैंने कहा दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल, दिस इज जस्ट स्क्रीनिंग हु नीड्स मोर अटेंशन। समझ रहे हैं? अब आप इसका सैंपल देख लीजिए, सिर्फ ये वाला जो केस है ना, ये भी बच्चा SLD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, द लार्जर अम्ब्रेला, बट इसका फॉर्म क्या है? डिस्कैल्कुलिया। 5 डिसेबिलिटीज आती है इसके अंदर, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेसिया, डिस्प्रैक्सिया एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सो प्रोसेसिंग भी हो सकता है, समझ ही नहीं आता, आप कितनी बार भी करा लो। डिस्कैल्कुलिया का सबसे आसान जजमेंट बताऊं, ये बच्चा लाइफ में डिवीजन नहीं सीखता, डिवीजन कर ही नहीं सकता, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा हैम्पर्ड एरिया। दो एप्लीकेशन साथ में लगती है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस करना पड़ेगा, डिवीजन करोगे माइनस करना पड़ेगा, कभी आएगा ही। डिवीजन कैसे करते हैं? अगर मैं यहाँ 42 लिख दूं और 4 से डिवाइड करने को कहूँ तो क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करने के लिए 1 4 आएगा, फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर हम उसको माइनस करेंगे, 0 निकलेगा, फिर 2 नीचे आएगा, वो रिमाइंडर बचेगा। होता है ना? तो 2 ऑपरेशन इन्वॉल्व हो गए, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, फिर उसके साथ में माइनस भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? रिपीटेड एडिशन भी है और उसके बाद नीचे एडिशन भी है, दोनों जगह ऑपरेशन लगाना चाहिए। ये बच्चे हमेशा स्ट्रगल करते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा मैथ्स में बहुत ही बढ़िया है, बड़ा ही मजेदार है, पर लैंग्वेज नहीं, मात्रा गाता पता नहीं, कुछ भी वर्ड बोल लो। लेट्स से हिंदी की डिक्टेशन कौन बोलना चाहेगा? अब मनमीत मैम को नहीं रुला सकते ना, ज्यादा रो पड़ेंगी बाद में, जाना इन्होंने मेरे साथ ही रस्ते में मारने न लगे। जानवर, मैंने क्या किया, आपने कुछ नोटिस किया इसमें? साउंड पकड़ लिए मैम साउंड ले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप ये देखो, क ख एक लाइन में आते हैं, ये सारे साउंड एक ही जगह से प्रोड्यूस होते हैं, स श एक साथ आते हैं, एक ही जगह से प्रोड्यूस होते हैं। मुझे ये नहीं पता इनमें डिफरेंस कैसे लिखूं। क ख ग घ सब एक से सुनाई देते हैं, मेरे सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, टू बी वेरी क्लियर, मेरे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सारी समझ में आती है। आप बोलोगे दोस्त को बुला के लाओ, मैं दोस्त को ही बुला के लाऊंगा। आप मुझे बोलोगे कनिका को बोलना है, कनिका को ही बोलूंगी, पर आप मुझे बोलो दोस्त लिखने को, मैं लिख नहीं पाऊंगी। मुझे बात सारी समझ में आती है, और मैथ्स तो मैं ब्रिलियंट हूँ, ऐसे वाला नहीं, सच्ची वाला। मैथ्स में मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि वहां ना मात्रा नहीं है। इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर लिखना नहीं आता। मैम ने, मान लो मैम ने बोला फ्रेंड, अब स्पेलिंग भी मेरे डिफॉर्म्ड है, थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, और मेरी फॉर्मेशन भी। दिस इज माय फ्रेंड, आई एम राइट, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, but the problem is I do not know how to structure my writing. मैम ने लाइन लिखी, I have only 2 friends. मैं आज पूरा कॉपी कर, क्योंकि बिल्कुल सही, आज मेरे मैडम से स्टार लेके जाना। मैं आज, मम्मी ने घर से कह के भेजा है कि आज बहुत सुंदर लिखना है, तो आज आपको मैम स्टार दे। ठीक है, मैम ने बोर्ड पे लाइन लिखी बड़े खूबसूरत शब्दों में, I have 2 friends.
एक तो ये हो गया, मैं लिख के आ रही हूँ IHAVETMO, क्योंकि मेरे लिए W ऐसे है, मेरे लिए एग्जिस्ट ही ऐसे करता है। गलती मेरी थोड़ी, आपने वाला थोड़ा उल्टा पड़ा है, आपकी गलती। दिक्कत यहाँ। So now this child is not wrong, but the problem is cannot process the language, cannot process the letters. अब इसे कैसे हैंडल करें, ये बड़ा मुद्दा है। एक सजेशन दे, यहाँ पे कुछ इंचार्जेस भी होंगे और कुछ अथॉरिटीज को भी आप कन्वे कर सकते हो। LD एक ऐसा केस है जिसमें बहुत छोटे लेवल पे ही काम करने पे बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। आपकी सबकी किताबें लगभग A4 साइज की है। इस बच्चे को बोलो A3 पे फोटोकॉपी करना। A3 साइज इज डबल ऑफ A4। जितना बड़ा देखेंगे उतना साफ देखेंगे, जितना साफ देखेंगे उतनी करेक्शन ऑटो करेक्शन पे चली जाएगी। इनके लिए मैटर करता है दिखना। आपने सबने तारे ज़मीन पर देखी है? ब्यूटीफुल मूवी, आई डिड लाइक इट। रीजन, डिसेबिलिटी बहुत अच्छे से दिखाई थी, पर इंटरवेंशन में ना दुनिया पलटती थी जो पलटी नहीं जाती। तो एक गलत होप थी करे कि बस एक स्पेशल एजुकेटर 1 साल के लिए लगाओ और बच्चे बिल्कुल ठीक। यहाँ 6 साल निकल जाते हैं मुझे उसी बच्चे के साथ काम करते जाते, तब जाके रिजल्ट आता। सो बेसिकली इस बच्चे को जितना बड़ा दिखेगा उतना इमेज बनेगी। जितना बड़ा, आप इसे लाइंस की कॉपी मत दो लिखने के लिए, आप इसे ब्लैंक कॉपी दे दो। क्विक लर्नर विल लर्न इट वेरी सून। अब इस बच्चे को बोलो बड़ी बुक से पढ़ो, रीडिंग एरर्स भी कम हो जाएंगे और फिक्सेशन भी करेक्ट हो जाएगा लेटर्स। धीरे धीरे ग्रेजुअली, एक साथ नहीं होगा, पहले दिन से नहीं होगा, बट इट विल वर्क। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि आप जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं, अभी आपने एक चेकलिस्ट का एक पार्ट भरा है ना, आप एक और पार्ट निकालो। आपको एक और ऑब्जर्वेशन याद है पहले वाला आपने लिखा हुआ है, जल्दी से उसे पढ़ लो। हाँ जी, give me just 5 minutes. Checklist number 13, मतलब 13 नंबर पैरामीटर, जरा उसे भर लीजिए मेरी ऑब्जर्वेशन में जो आपने लिखी थी। नंबर 13 मेरी ऑब्जर्वेशन को पढ़ लीजिए एक बार दोबारा ताकि रिवाइव हो जाए, और उसके बाद उसे फिल कर लीजिए। और उसमें मैंने एडिशन किया था फिंगर फ्लैपिंग का, बॉडी मूवमेंट का, बॉडी प्ले का, उसके हिसाब से भी चेक करें। 22 प्रशस्त का सर्कुलर निकालिए। 30 सितंबर को ये डेटा अपलोड होना है DOE की वेबसाइट पर। आपकी क्लास के उन 5-6 बच्चों का आपको ये फॉर्म भरना है, इसे भर के अपने स्पेशल एजुकेटर को देना है, उसने अपनी एक्सटेंडेड लिस्ट भरनी है, उसके बेसिस पे पूरे स्कूल का डेटा जनरेट होना है कि हमारे पास सस्पेक्टेड CWSM कितने हैं, और फिर उसके बाद आगे डायग्नोसिस का पेरेंट कॉन्सेंट साइन होना है। और ये सब काम कब तक होना है? जब आप देखोगे ना, तो मैंने कहा कि वो 4-5 बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हो जिनके साथ, उनके ऊपर आपको चेकलिस्ट करना है प्रैक्टिकली। अच्छा, अगर मैं आपसे रफ डेटा पूछूं, एक सेकंड में रफ डेटा पूछूं, मैम आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको देख के आपको लगता है कि इन्हें कुछ इससे ज्यादा चाहिए? 3. लेट्स टेक द लोअर नंबर 3, 2, 4. मैम आप 2,
मेरी लिस्ट जाके देखोगे 178 बच्चे जो डायग्नोस्ड है। सस्पेक्टेड का तो कुछ होता पता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने बम्बार्डिंग कर दी इन बच्चों की, बट द पॉइंट इज व्हाई दे आर देयर ऑन द लिस्ट, बिकॉज नाउ द रेशियो इज। सो आप लोग जब ये सस्पेक्टेड बनाओगे ना, आपके जो आप 5 बच्चों के 3 बच्चों के फॉर्म भरोगे, उसमें से सिर्फ 2 ही बच्चों का नाम आगे जाएगा, तीसरे का जाएगा नहीं। रीजन तो या तो आपके पास से निकल जाएगा या स्पेशल एड की लिस्ट में से निकल जाएगा। स्पेशल एड वाली लिस्ट थोड़ी एक्सटेंसिव है, वो जरा और डेप्थ में है, मगर फिर कह रही हूँ दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टूल, इट इज नॉट डायग्नोसिस। तो आप इसके बेसिस पे अपने रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं लिख सकते कि ये CWSN का बच्चा है। इसके बेसिस पे आप कोई एग्जम्पशंस नहीं दे सकते। जैसा कि बताने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, इन बच्चों को 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है पेपर देने के लिए। इन बच्चों के सब्जेक्ट CBSE 9th में हटाती है, DAV CMC 8th में हटा देती है कि अगर मैथ्स नहीं कर सकता हटा दो, बटन मत करो, इस कैलकुलिया है हटाओ उसको, क्यों कराना है जब कर ही नहीं सकता। डिस्लेक्सिया है कोई बात नहीं, 2 सब्जेक्ट हटा देते हैं, एक संस्कृत हटा दिया और एक SST या साइंस में से कुछ हटा दो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जो लेटर क्लासेस में आती है, संस्कृत तो 5th क्लास से ही हट जाती है। वेट पार्ट हमारा अपना सब्जेक्ट है तो हम हटाते नहीं है, और बहुत ही ऑब्जेक्टिव पेपर कर देते हैं ताकि सब्जेक्टिवली लिखना ही ना पड़े, क्योंकि उसमें थोड़ी सी संस्कृत भी होती है, कोई वो श्लोक है। अब क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ लैंग्वेज हो चुका है तो मैं कैसे श्लोक पे जज कर लूंगी, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आर्ट एंड म्यूजिक बिल्कुल कर सकते हैं। सो बेसिकली आप लोग बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए आगे जाके इम्प्लीमेंट होती है जो आप आज से स्क्रीन करो, इसके बेसिस पे आगे का पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करो। ठीक है सर, एक बार अब आप लोगों को है जरा CWSN की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। 4 कैटेगरीज होती है इसमें, एक फिजिकल, सेंसरी, डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल। ये आपको मैं पूरी PPT भेजूंगी, डोंट वरी, आपको आपके ग्रुप में PPT भी भेजूंगी। फिजिकल इज व्हेन यू कैन सी समथिंग, मे बी आंखें नहीं है, ठीक है, मे बी कोई फिजिकल बॉडी पार्ट की पूरी एब्सेंस है या उसकी डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से काम हो नहीं सकता, चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, कोई ऐसा कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी विच इज विजिबल थ्रू योर आईज। देन कम्स द सेंसरी, मे बी सुनने में प्रॉब्लम है, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, आपने क्या बोला मेरे को समझ नहीं आया। नाउ दिस इज सेंसरी, क्योंकि बोलने से प्रॉब्लम है, सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व्ड है टंग, मुझे बोलने में दिक्कत है तो मैं कौन सी कैटेगरी का डाल रही हूँ, सेंसरी का। मेरी आंखों से भी हो सकता है, मुझे कम दिखता है, सब चश्मे वाले इस कैटेगरी में नहीं आते, मैंने चश्मे लगा के लेंसेज लगा के आई, बस पता नहीं चल रहा। सब नहीं आते, अभी आपको उसका भी एक थोड़ा और डिस्क्रिप्शन दूंगी। डेवलपमेंटल मतलब माइलस्टोन्स काफी ज्यादा हैम्पर्ड है, काफी अचीव नहीं हुए हैं, ठीक है ना। जैसे टॉयलेट ट्रेन नहीं है बच्चा आने पर, तो आपने देखा होगा आज भी बच्चे ये 2 साल के बाद नंबर ऑफ डाइपर्स बढ़ गए हैं। आप नर्सरी में जाके देखो आधी क्लास से डाइपर पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है, क्योंकि मम्मी पापा को स्कूल तो भेजना ही नहीं था, सपने ही नहीं देखे कभी, प्ले स्कूल में भी बच्चा गया ही नहीं, तो कभी वो इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं। आप इमेजिन करो आज हमारी नर्सरी में अप्रोक्सीमेटली 30 में से 10 बच्चे डाइपर पहन रहे, हमें 6 महीने लगे उन बच्चों के डाइपर निकलवाने। क्लास 1 में भी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, जो बच्चे सीधे क्लास 1 में आए हैं, जिन्होंने नर्सरी प्री प्राइमरी नहीं की, क्लास 1 में ये ट्रबल आया, जिन्होंने नर्सरी शुरू करी थी। सो द प्रॉब्लम इज देयर। देन कम्स द बिहेवियरल एंड इमोशनल पार्ट। आपको ध्यान है मैं अचानक से ऐसे करके यहाँ कोने में खड़ी हो गई थी, इमोशनल इम्बैलेंस है, मैं शोर नहीं झेल सकती, ये ऑटिज्म का एक बहुत बड़ा फीचर है, सेंसरी इंटीग्रेट नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होता शोर। जहां टीचर लाउड बोलेगी बच्चों कॉपी निकालो, ये बच्चा क्लास से भाग जाएगा, ये बच्चा क्लास से भाग जाएगा। एंड यू मस्ट हैव सीन टीचर्स टॉकिंग लाइक दिस एट टाइम्स।
क्लास साइज जहाँ पर बड़े हैं, 50 बच्चों की क्लास है, क्लास 1 है, सब तरफ से तबाही मची हुई, सब बोल रहे हैं। एक बार जरा सारे जोर से बोलो, सारे जोर से बोलो। बेटा चुप हो जाओ। मेरा पिच रेज हुआ, क्या हुआ? मैंने इस बच्चे की जो इमोशनल पार्ट था उसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया, ट्रिगर कर दिया। अब ये शोर मचाएगा, ये इस क्लास में मैं वो इतना लाउड रोएगा। Now what will happen? आपका आधा घंटा खराब। बट ये बच्चे नहीं है इतने सेंसिटिव, इनको ये ट्रिगर करता है, इनको नॉइस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब आप नॉइस फ्री क्लासरूम्स कैसे बनाओगे? बट जब बच्चे बात करते हैं तब वो ट्रिगर तब भी करते हैं। तब भी करते हैं। ये बच्चे तब भी ना करते, ये बेंच के नीचे घुस जाएंगे। ये बच्चे क्लास का, अगर जैसे हमारे कुछ क्लासरूम्स में सैंडपिट है, वहां चले जाते हैं, किसी के साथ बैठना अलाउ नहीं करते, किसी को अपने साथ नहीं बिठाते, धक्का दे देते हैं, पुश करके नीचे गिरा देते हैं। The one in my class, she puts her head down Yes. and start humming, like doing her acting, करना तेज तेज It bothers them. So ये कहाँ आता है इमोशनल? और ये कुछ बच्चों में जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म का इशू हो, कुछ बच्चों में इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आपने देखा होगा कुछ क्लास में ऐसे होते हैं, चलते चलते धक्का दे देते जबरदस्ती, कोई वजह नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों धक्का दे? क्योंकि वो मेरे आगे खड़ा था, मुझे जाने की जगह नहीं मिल रही थी, वो बिहेवियरल इशू है, कभी सिखाया नहीं गया। पेरेंट्स, घर में बच्चा अकेला है, अब घर में थोड़ी धक्का दे रहा था, स्कूल आके दे रहा है, तो पेरेंट को भी नहीं पता होता हैंडल कैसे करना है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। अभी बता चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। अभी बता रही हूँ, इसका भी जवाब दे दूंगा। सभी टीचर्स हैं, मास्टर ब्लास्टर ब्रेन है हमारा, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे कुछ भी लिखते हैं। चलिए पढ़िए, एक एक करके सोच के। कुछ वर्ड्स में ना बड़ी तेज आवाज आती है, ये मेरे को पता है क्या लिखा है। ठीक है जी। सो बेसिकली द पॉइंट इज, मैंने आपको जो बड़ी किताबों वाला एग्जांपल दिया था, प्रॉब्लम क्या है इन बच्चों को, जब आप इन्हें कोई छोटी टेक्स्ट बुक साइज जो A4 साइज है, वो जब आप पढ़ने के लिए देते हो ना, अगर वहां पे लिखा है हैव टू, तो आपके लिए ये शायद हैव टू दो अलग अलग वर्ड्स की आइडेंटिटी है, मगर इन बच्चों के साथ क्या होता है, इनका ब्रेन ना प्रोसेस करके शब्दों को अलग नहीं, लेटर्स को अलग नहीं रखता, ये प्रॉब्लम। तो ये दे सी लाइक दिस। प्रॉब्लम रीडिंग नहीं है, परसेप्शन है, परसेप्चुअल डिसऑर्डर होता है इन बच्चों को। सो नाउ द प्रॉब्लम, अब आप सोच सकते हैं इस बच्चे को रीडिंग करना कितना मुश्किल है। सेकेंड, इतनी सीवियर कंडीशन नहीं होगी, इससे कम वाले दिखाने। They don't see the space, so they do not know where to end, where to stop, where to start. हाँ जी मैम, मैम ये रीडिंग में किताब में दिखाई दे रहा है, ये बच्चे को किताब ऐसी दिखाई दे रही है, इनको स्पेस पर सीवी नहीं होता। सो द प्रॉब्लम इज, इनको लैंग्वेज का डिसेबिलिटी है, इसके लिए अब जब इसे बड़ा एनलार्ज करके दिखाते हैं ना, तो स्पेस परसीव होता है। सो ये हो सकता है सिर्फ रीडिंग में और राइटिंग में ना हो, बच्चा स्पेलिंग सही लिखता हो, फॉन्ट साइज बड़ा होता है। आप देखो बाहर मार्केट की स्टोरी बुक्स तो और भी बड़ा होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इट हैज बीन रियलाइज्ड
and letters as well, so that they can see where the word starts and where it ends. When we write on board, we also should take care of this. Yes. अब होता क्या है, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिखाती हूँ. वैसे हम लोगों का एक फॉर्मेट ऑफ राइटिंग है, राइट? हम लोग सब TLE वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं, टेल वाला, राइट? राइटिंग है ना, रिचर्डसन फॉन्ट करके एक हमारा जो प्रिसाइज फॉन्ट है. अगर मैं एक बात करूँ, हम लोगों ने पॉन्ड लिखा. लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं, लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं, है ना? हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं. जैसे वो किसी और स्कूल से आए होते हैं तो उनका पार्ट जो प्रीवियस ट्रेनिंग है वो ये. LD के बच्चे को आप ये 3 बड़ा आसान है जज करना. अगर टीचर्स को मैं इतनी बड़ी स्क्रीनिंग भी ना करनी पड़ेगी, 3 लिख के दे दो, पहली बार में बता सकते हो आप डिस्लेक्सिक है लेना. ये तीनों कॉपी करने पड़ेगी. और बेटा ये इसमें से जो समझ में आ रहा है, तीनों अलग अलग वर्ड हो, तीनों फॉर्मेट में. जो एवरेज बच्चे हैं तीनों पढ़ लेना. आपने देखा आपकी बुक में जो लेटर का स्टाइल होता है, ए आप कभी भी नहीं लिखते. मैम जब उसको राइटिंग करने को कहते हैं ना, ये ए आप कभी लिखते हो? हम कभी भी नहीं लिखते, पर हर बच्चा पढ़ता है ये. जी भी मैम, जी भी, जी is very long. Maybe yes. No, जी is like that. ये वाला Yes, ये वैसे एक पूंछ निकली होती है ऊपर, और नीचे भी लगती क्या होता है? आई डोंट नो हाउ टू मेक पूंछ इट. ऐसे ही होती है. ये नहीं, ये तो देखो ना ऐसे लास्ट करके लाइन कुछ कुछ होता है. नहीं, ये ना लास्ट लाइन मैम, ऐसे लास्ट लाइन. राइट राइट राइट, ऑपोजिट साइड है, ठीक है, बिल्कुल. सो द पॉइंट इज, हमारा एवरेज बच्चा ही पढ़ लेता है. हमने कभी नहीं सिखाया ना. जब हमने नर्सरी में भी कराया था तो कौन सा जी कराया था? हमारे वाला, राइट? हमने कैपिटल कैसे कराया था? ये वाला. हमारा टेक्निक सेम विद आर, जी आर राइट? मगर आप जब डिसलेक्सिक बच्चे की बात करोगे उसके लिए बहुत बड़ा ट्रबल है. ये नहीं पता ये है वो ये वाला आर पहचान सकता है अगर उसे सिखाया गया है, और ये वाले आर को वो शायद एन बोल देगा. आप यहीं से पता. बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड आफ्टर 15 इयर्स. मैं ये चेकलिस्ट बनाऊंगी तो बिल्कुल अलग होगी. ये आप लोगों को इसलिए दी गई है क्योंकि ये बेसिक क्लास टीचर स्ट्रक्चर पे बनी हुई है, ठीक है ना? सो आप लोगों ने इस बच्चे के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर अब आप आगे देखोगे तो हम इसे पढ़ पा रहे थे, यहाँ पर कुछ रिलेट कर पा रहे थे यहाँ, क्योंकि हमें आदत है कि हम कर पाते. बट ये इस तरीके से देखता है इसीलिए रीडिंग नहीं करता. मतलब उसको ऐसे विजिबल होता है. बिल्कुल उसको लेटर्स का पता ही नहीं चलता. अब अगर हम 21 डिसेबिलिटीज की बात करें तो वो ये सारी, ये ऑलरेडी प्रशस्त में दी हुई है. मैं जो आप लोगों को अभी बुक भेजूंगी बुक में, उसमें ऑलरेडी दी हुई, ऐसे ही दिया हुआ है ये 4. मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ. एक क्लिप्स ऑफ द प्रॉब्लम, चश्मे वालों वाला हमको क्लियर करना है ना, गड़बड़ है. मैं भी लगाती हूँ, मुझे भी शक हुआ था. सो पहला ब्लाइंडनेस, वेयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. Then comes the low vision. Low vision does not mean if you use spectacles you have low vision. If you are able to see with your specs, then you come under the normal category. But if there is loss of vision, 40% of vision is lost even after using the spectacles or any other thing. You can only see 60% of the vision. You have only 60% of vision. वो clarity है ही नहीं. जैसे मैं लेंस लगाने के बाद I can see all clear. राइट, 6/6 विजन है, बट इनका नहीं होता. लो विजन तब आता है जब 40% डैमेज हो जाएगा. आपके किसी भी असिस्टिव टूल को यूज करने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो वो लो विजन है. ऐसे ही लेप्रेसी क्योर्ड है. दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्किन विच इज लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल. काफी शेडिंग भी होता है, काफी प्रॉब्लम होती है. देन हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट मीन्स इसमें अगर आप देखें तो कुछ बच्चों का बिल्कुल ही डेफ वाला केस होता है. ओके, एंड देयर इज अ केस जहाँ पे हियरिंग एड लगा हुआ होता है. तीसरा कॉक्लिया इम्प्लांट, wherein the complete hearing structure is damaged in the brain. There is a chip inserted inside it with a language. Along with that, there is a hearing tool. That tool hears. That chip processes the information and gives command to the brain. So this is cochlear implant.
ये हमारे पास ही बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। अब जो है उसमें कॉपियाँ, अभी पहले क्या होता था, इतने सालों में मैंने देखा ये एक लैंग्वेज का इम्प्लांट होता है। जैसे आपने इंग्लिश का इम्प्लांट कराया तो बच्चा इंग्लिश ही प्रोसेस कर सकता है, बट आई हैव सीन विद माई आई वो बच्चा हिंदी भी सीख जाता है, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन बच्चों के बीच में हिंदी में होता है। जबकि इंसर्ट एक ही लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुआ था, बट ये बच्चे इंडियन थे ना, जुगाड़ू है, सीख ही जाते हैं। तो ये बच्चे सेकेंड लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, एंड इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर मी टू सी them learning the second language on their own without any assistance to that. फिर आता है आपका लोकोमोटर, मतलब चलने फिरने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। देन ड्वार्फिज्म, इट इज अ पर्टिकुलर हाइट जिसे हम पहले बौने कहा करते थे, तो वो ये ड्वार्फिज्म वहां पर है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैट मीन्स दिस चाइल्ड डज नॉट हैव कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। कंप्लीट लॉस ऑफ एकेडमिक्स होता है। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ डेली लिविंग सीखते हैं स्कूल के अंदर, और एक कोई प्रोफेशन या वोकेशनल नहीं। जैसे आज सुबह मेरे स्कूल के 2 स्पेशल एजुकेटर आए हुए थे सुबह का सेशन अटेंड करने के लिए। उनमें से एक जन है जो एक बच्चे को गार्डनिंग सिखा रहा है और दूसरा है जो उसको फोटोकॉपी सिखा रहा है। सो एनी स्किल विच कैन लेट देम अर्न अ ब्रेड इन लेटर years. Then comes the mental illness. Here the psychiatric problem is involved if there is any sort of mental illness. Then comes the autism spectrum disorder, which is ASD, autism also. आप सबने मेरा नाम खान देखा, My name is Khan. My name is Khan. उसमें आपने शाहरुख खान को देखा है, राइट? सो दैट इज व्हाट। और जो सेकेंड, आई थिंक जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी जिसमें मैं कोने में खड़े होकर और रो रही थी, दैट वाज द सेम, राइट? 13 नंबर चेकलिस्ट जो आपने भरा, सो दैट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ASD। फिर आता है CP, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द फिजिकल इनएबिलिटी टू यूज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, इसमें जैसे आप पैरालिसिस जैसा दिखता है मगर एग्जैक्टली होता नहीं है, ठीक है ना? मगर कोई साइड ऑफ द बॉडी भी अफेक्ट हो सकती है, कोई एक पार्ट भी अफेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और इसमें काफी टोनिंग की प्रॉब्लम होती है। बच्चों का गेट काफी ऐसा हो जाता है, दे आर अनेबल टू वॉक, बैलेंसिंग बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होता है। फिर क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल, मतलब ब्रेन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, कोई डैमेज है, कोई बर्थ ही कुछ ऐसा हुआ, डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन था, ऑक्सीजन कम दिया तो ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, या बच्चे को चोट लग गई, प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा हुआ जिससे मदर को चोट लगी और बच्चा एपिलेप्सी। फिर आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वो मैं आपको एग्जांपल्स आई थिंक आई हैव शोकेस्ड इनफ in terms of learning and understanding. Multiple sclerosis होता है, इसमें कोई भी part of the organ of the body damage होता है। फिर comes the speech and language disability, जैसा कि मैंने अभी आपको बोल के बताया, it can be that ways। कई बार ये milestone में भी जाता है, जैसे कि मैं क्लास फर्स्ट में आ गई बट सिर्फ वर्ड्स में बोलती हूँ, खाना, कॉपी, वॉशरूम, पानी, वर्ड्स में या फ्रेजेस मैं माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ। स्पीच थेरेपी कराने पर उन्हें सिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस कैसे करते हैं। मैम कहीं बोलते ही नहीं है मैम, डिपेंडिंग अपॉन डिसेबिलिटी क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक बच्चा है, गुरलीन मैडम यहाँ नहीं है, गुरलीन मैम की क्लास में एक बच्चा है, आप मानेंगे वो बच्चा मेरे स्कूल में LKG क्लास में आया था और आज थर्ड में मैंने उसके मुंह से पहली बार कुछ सुना। स्कूल में नहीं बोलता, 6 घंटे वो बिना बात किए रह सकता, नीदर विद द पीयर ग्रुप नॉर विद द टीचर्स। हमें 2 साल तक तो ये लगता रहा कि ये गूंगा है, माँ बाप झूठ बोलते हैं। बाकायदा ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मम्मी पापा झूठ बोलते, ये बच्चा बोलता ही नहीं। मैंने आपको बताया ना वर्ड्स है तो स्पीच थेरेपी, तो ये एसोसिएटेड डिसेबिलिटी थी मैम। उस बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर नहीं था, एक्चुअली प्रॉब्लम थी उसकी वोकल ऑर्गन के साथ। वोकल ऑर्गन डैमेज था जिसमें वो वॉइस के साथ में एयर कंट्रोल नहीं कर पाता था, उसकी स्पीच डैमेज हो जाती थी, इसीलिए वो पब्लिक प्लेस पे बोलता नहीं था, सिर्फ मम्मी पापा के साथ बोलता था। अब पेरेंट को लगता था घर में तो बोलता, बाहर बोलता था। मैम मेरी हमारी फैमिली में सन इज नाउ 8 बोलता ही नहीं। Give me one video. You have my number in the group, right? मैम आप मुझे
एक बार जरा क्लासरूम में भी ऐड कर दो, मेरा नंबर वहां आ जाएगा। जस्ट सेंड मी वन वीडियो, आई गिव यू बेसिक स्क्रीनिंग। ये हो सकता है आप आइडेंटिफिकेशन करा, और ये भी हो सकता है कुछ भी ना हो और उसको सही ट्रेनिंग नहीं मिल रही बोलने के लिए। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, पानी चाहिए बच्चे को, है ना, पानी तैयार खड़ा है, ले मेरे बेटे पानी चाहिए, ले। फोन चाहिए, ले मेरा बेटा फोन। रिमोट रखा है, रिमोट ले, मैं दे देती हूँ। बच्चा रिमोट थोड़ा ऊंचाई पर पड़ा है, उसके पास नहीं पहुंचा, जस्ट वेंट नियर द प्लेस, मम्मी आई